बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है वो हम इस लिक्विड के जो है वो टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, इंशाल्लाह से जो है वो ये वाला चैप्टर भी तो 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो हमने रिवाइज़ कर लिया है। तो आइए जो है वो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम आज देखने वाले हैं कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर किस तरह से जो है वो प्रेशर का इफेक्ट किस तरह से आता है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे विस्कोसिटी के बारे में, सरफेस टेंशन के बारे में और लिक्विड क्रिस्टल के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के डायरेक्ट रिलेशनशिप में, ये तो हमें पहले से पता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ाने से जो है वो हीट ज़्यादा ऑब्जॉर्व होगी, और मेनली क्या होगा कि इसके अंदर प्रेशर बढ़ाने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा। हीट ज़्यादा ऑब्जॉर्व होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ नहीं होगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा। ठीक है, प्रेशर कुकर के अंदर जो है वो फूड कुक होती है। किस तरह से होती है, क्योंकि वो बंद होता है, उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाने की वजह से वो ज़्यादा हीट लेगा और ज़्यादा पे जो है वो टेम्परेचर पे बॉयल होगा। ठीक है, जैसे अगर हम फूड खाते हैं तो अगर प्रेशर कुकर ना हो तो वो तो कच्ची रह जाए, इस तरह से वो हीट ही ना इतनी ऑब्जॉर्व करे अपने बॉइलिंग पॉइंट के बाद। इसी तरह से जब हम प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज़ की वजह से जो है यहाँ पर डिस्टिलेशन होती है। कौन सी डिस्टिलेशन होती है? वैक्यूम डिस्टिलेशन। अब इस वैक्यूम डिस्टिलेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? एक तो कम टाइम लेता है। ठीक है, क्योंकि बीपी जो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम है तो जल्दी से हम जो है वो उसे मेंटेन कर लेंगे। दूसरा, कम फ्यूल लेता है। तीसरा, इसका लो टेम्परेचर है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है। और तो चौथा जो है ये विदाउट डिकम्पोजिशन जो है यहाँ पे वैक्यूम डिस्टिलेशन करता है। जैसे यहाँ पर ग्लिसरॉइन का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेल्सियस था 762 पे। अगर हमने यहाँ पर प्रेशर 52 यानी कम कर दिया प्रेशर, तो इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। तो ये डिस्टिलेशन विदाउट डिकम्पोजिशन जो है वो यहाँ पे ग्लिसरीन की होगी, और जो 290 डिग्री सेल्सियस उस पर सिर्फ बॉइलिंग होगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एनर्जेटिक फेस। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो हीट चेंजेस आते हैं उन्हें एंथैल्पी कहते हैं। नीचे जितनी भी टाइप्स मैं दिखाऊंगी यहाँ पे एंथैल्पी की, ये सारी की सारी एंडोथर्मिक है क्योंकि सारी की सारी हीट एनर्जीज ले रही हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। इसका क्या सीन है? ये सॉलिड से चेंज हो रहा है कंपाउंड लिक्विड के अंदर अपने मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, यानी कि आप ये समझ लें आइस चेंज हो रही है वाटर के अंदर अपने मेल्टिंग पॉइंट में। तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा? कांस्टेंट। और इसको रिप्रेजेंट आपने करना है डेल्टा एच एफ से, एफ फॉर फ्यूजन। अब इसकी जो है वैल्यू वो ग्रेट होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, कंपैरिजन में बता रही हूँ ग्रेट होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपर से ही पता चल रहा है लिक्विड से चेंज होना है वेपर के अंदर, किस पर कितने, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। ये बात मैंने जो है तीसरी दफ़ा बता रही हूँ मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन वाली। इसको बॉइलिंग पॉइंट के अंदर भी जो है वो हमने देखा था कि मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन मेनली बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो है वो एक्ट करती है और इसकी फोर्सेस ग्रेटर होती हैं। अगर ये ज़्यादा वैल्यू है इसकी तो इसकी उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि इसने पार्टिकल को थोड़ा थोड़ा दूर करना है, और लिक्विड से वेपर का मतलब ये है कि पार्टिकल को बहुत दूर दूर करना है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई। प्रेशर इसके लिए भी कांस्टेंट ही होगा। और नेक्स्ट थर्ड वन हमारे पास आ जाता है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट ही वेपर्स के अंदर। इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी क्योंकि बहुत क्लोज पैकिंग में हमने जाना है बहुत दूर दूर पार्टिकल्स के अंदर। इसकी रिप्रेजेंटेशन भी डेल्टा एच एस से जो है यहाँ पर दिखाई गई है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास विस्कोसिटी। विस्कोसिटी किसे कहते हैं, हम फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं, ये कहते हैं गाढ़ापन। ठीक है, वैसे तो हमें इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन मिलेगी कि रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड टू फ्लो, यानी कि एक लिक्विड को बहने में जो है वो मुश्किलात आएंगे, जैसे हनी हमारे पास हो, ठीक है, शहद और पानी हो, तो पानी जल्दी से बह जाएगा और हनी जो है वो इतनी जल्दी नहीं बहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गाढ़ापन ज़्यादा है। ये रेजिस्टेंस, ये जो फ्रिक्शन है, ये सिर्फ बाहर से नहीं मिलती, इसके इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से मिलती है। ठीक है, बिटवीन कंसनट्रेटिक सर्कुलर रिंग्स जो इसके पार्टिकल्स के दरमियान होती है, इंटरनल फ्रिक्शन वहाँ से मिलती है। और जो एक ग्लास के अंदर अगर हम लें तो अगर हम देखें तो ये पहले इसकी इस तरह पास पास रिंग होती है और फिर इस तरह थोड़ी सी दूर दूर होती है। ठीक है, तो इसी तरह ग्लास की वाल के पास जो है वो विस्कोसिटी कम होगी, मिड में विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। इसके यूनिट क्या है? पास्कल सेकंड। पास्कल किसे कहते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किस तरह से हमारे पास आ जाएगा? किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और पर सेकंड स्क्वायर के साथ अगर हम इस सेकंड को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इसका यूनिट ये आ जाएगा। ये जो इसका एसआई था, नॉन एसआई में इसको पॉइंट्स कहते हैं। पॉइंट्स क्या है? एक छोटा यूनिट है।
इसीलिए पॉइस बराबर है 10⁻⁻⁻1 इसके 10⁻⁻1 पास्कल सेकेंड के, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 0.1 से ये जो है वो शो किया गया और नेक्स्ट पास्कल सेकेंड को चेंज किया हुआ। अगर ये 0.1 अगर हम किलो के साथ डील कर दें तो ये -1 और किलो के लिए +3, -1 और +3 वैल्यू के आगे +2। अगर इस +2 को हम नीचे ले जाएं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, किलोग्राम है और नीचे क्या है, मीटर पर सेकेंड है, इस तरह से। और इसके साथ 10⁻⁻1 थी, अगर हमने इसको डील किया तो इसकी जगह 10⁻2 आ गया। तो अगर हम ये 10⁻2 नीचे ले जाएं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻2। इस माइनस को अगर हम सेंटी कहते हैं तो इस तरह हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी ग्राम सेंटी पर मीटर, और इसी तरह से पर सेकेंड आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम देखें एक पास्कल सेकेंड यानी कि 1 किलोग्राम पर मीटर पर स्क्वायर 10 पॉइस के इक्वल है, ठीक है। अगर हमने अभी कहा है कि एक जो पॉइस है वो बराबर है -10⁻⁻1 के, तो इस तरह ये -1 जब उधर जाएगा तो ये खाली 10 रह जाएगा। इसको याद करने का क्या तरीका है, अगर यूनिट छोटा है तो उसके साथ वाली वैल्यू बड़ी होगी। जैसे हम अगर अक्सर देखें किलोमीटर है तो यहाँ पर 10⁻3 मीटर, ये 1 किलोमीटर है। जब बड़ा यूनिट था किलोमीटर तो साथ वैल्यू छोटी थी, 10⁻3 वैल्यू बड़ी थी और यूनिट साथ छोटा था, ठीक है। ये इसका याद करने का तरीका है। यहाँ पर भी इसी तरह से जब ये यूनिट छोटा है तो साथ वैल्यू बड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाते हैं। मोलिकुलर शेप और साइज़ के ऊपर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितनी ज़्यादा बड़ी शेप होगी, जितना बड़ा साइज़ होगा, उतना गाढ़ापन ज़्यादा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी उतना गाढ़ापन ज़्यादा, ठीक है। पार्टिकल एक दूसरे के पास होंगे, डायरेक्ट रिलेशनशिप। टेम्परेचर ज़्यादा देंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टूट जाएंगी। और विस्कोसिटी कम। जैसे हम बायोलॉजी में देखें तो जब सर्दियों के दिन होते हैं, लो टेम्परेचर होता है, तो हमारी ब्लड के अंदर जो है वो गाढ़ापन बढ़ जाता है और एक फिनोमिना एक्ट होता है वैसोकंस्ट्रिक्शन। अब ये जाकर जो है वो आप देख सकते हैं उसमें बायोलॉजी की बुक के अंदर भी। और समर में क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, हमारी ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है और वैसो डायलेशन हो जाती है, यानी कि वेसल्स खुल जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है, अब मैंने यहाँ पर एक पार्टिकल ये देखें, ये दिखाया, एक पार्टिकल है, उसको एक ऊपर से फोर्स लग रही है, एक नीचे से बैलेंस होगी, एक इधर से लग रही है, एक इधर से बैलेंस होगी, एक इधर से लग रही है, एक इधर से बैलेंस होगी, एक इधर से लग रही है, एक इधर से बैलेंस, ये बैलेंस होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर ना वंडर वाल वाली बात ही अगर हम डिस्कस कर लें तो उसने भी यही कहा था, जो इस तरह मिड में पार्टिकल है वो बैलेंस है, जब वॉल के साथ जाकर टकराते हैं वो नहीं बैलेंस होते, ठीक है। इसी तरह से जो सरफेस पे आ गया ना, उसको नीचे से तो सारी फोर्सेस लग रही हैं, नीचे से सारी अट्रैक्शन हो रही है, लेकिन ऊपर से उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं हो रही, ठीक है। इसकी वजह से एक तनाव सा पैदा होगा जिसे हम कहेंगे सरफेस टेंशन। ये फोर्स जो है ये डाइन क्या है, एक यूनिट ही है फोर्स का, जैसे न्यूटन है इस तरह से डाइन है। 1 डाइन बराबर होता है 10⁻⁻4 न्यूटन, ठीक है। तो ये राइट एंगल पे लगती है ऑन यूनिट लेंथ ऑफ अ सरफेस के ऊपर, ठीक है। सरफेस टेंशन को इस तरह से हम डील कर सकते हैं। यहाँ पर हमें नीचे से एक अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी जिसकी वजह से सरफेस एक्सपैंड हो जाएगी, यानी कि हीट एनर्जी देने की वजह से। जितनी कम सरफेस एरिया होगा उतने ही कम जो है वो अनस्टेबल। अब ये देखिए ये स्टेबल पार्टिकल नहीं है, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं हो रही, नीचे से सारी फोर्सेस लग रही है, ऊपर वाली फोर्सेस नहीं लग रही, उतने ही कम जो है वो अनस्टेबल पार्टिकल्स होंगे उतने ही लिक्विड जो है वो स्टेबल हो जाएगा। कैसे स्टेबल होगा, क्योंकि उसके अंदर वाले सारे पार्टिकल स्टेबल हैं। अगर हम स्फीयर देखें तो वो लेस सरफेस एरिया उसका होता है, ठीक है। इसीलिए हम स्मॉल ड्रॉपलेट को अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि ये एक स्फीयर की तरह, ताकि जो है स्मॉल ड्रॉपलेट को हम डील कर सकें एज अ स्टेबल बॉडी। इसके यूनिट अगर हम देखें जाउल पर मीटर स्क्वायर, तो जाउल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर, और ये 7 पर मीटर स्क्वायर, तो इस तरह ये न्यूटन पर मीटर के बराबर आ जाएगा। किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जितनी ज़्यादा नीचे से अट्रैक्शन उससे अपनी तरफ खींचे कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उतनी ही ज़्यादा सरफेस टेंशन। टेम्परेचर अगर हमने दे दिया तो वो जो पार्टिकल सरफेस पे फंसा हुआ है ना, वो भाग जाएगा, वहाँ से एस्केप हो जाएगा, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप पे तो सरफेस टेंशन रहेगी नहीं। नेचर ऑफ लिक्विड यानी कि हर लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है, हर एक के लिए वैल्यू डिफरेंट है। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी उतनी ही ज़्यादा हायर सरफेस टेंशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास तकरीबन लास्ट टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का, ये जो है लिक्विड वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। लिक्विड क्रिस्टल। ये लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, जिस तरह हमारे पास सॉलिड क्रिस्टल होता है ना, इस तरह से लिक्विड क्रिस्टल होता है। यानी कि एक सॉलिड बॉडी लिक्विड के अंदर चेंज हो रही है तो उसके इस
चेंज के दौरान उसके अंदर जो है एक अनस्टेबल सी सिचुएशन आ जाती है, मिल्की लिक्विड यानी कि टर्बेट लिक्विड, उसे कहा जाता है लिक्विड क्रिस्टल। 1888 के अंदर फ्रेडरिक रेंटाइजर जो डील कर रहा था कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट, उसने देखा 145 के अंदर इससे जो है वो उसे एक मिल्की लिक्विड मिल रहा है, लेकिन क्लियर लिक्विड उसे मिल रहा है 179 डिग्री सेल्सियस के अंदर। ठीक है, उसके बाद उसने लिक्विड क्रिस्टल को डील करना शुरू कर दिया कि होता क्या है इसके अंदर। कुछ ना कुछ जो है किसी हद तक डिग्री ऑफ ऑर्डर होता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी के साथ डील करता है एनाइसोट्रॉपी। ऑप्टिकल एक्टिविटी और एनाइसोट्रॉपी तकरीबन सेम थिंग्स ही हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है कि किसी चीज़ के अंदर पोजीशन की वजह से जो है वो डायस्टीरियोमर्स एंड इंशियोमर्स की पॉसिबिलिटी, और एनाइसोट्रॉपिक भी यही होता है, पोजीशन चेंज करने की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बदल जाए डायरेक्शन की वजह से। ऑर्डर के बेस में से 3 टाइप्स हैं, निमैटिक, स्मिक्टिक, कोलेस्ट्रिक। अब ये निमैटिक एक दूसरे के अनअरेंज से पार्टिकल होते हैं, स्मिक्टिक जो है वो वर्टिकली ये देखिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और कोलेस्ट्रिक हॉरिजेंटली जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर। अब इसके क्या यूजेस हैं वो आइए 1 मिनट के अंदर अंदर जो है वो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। डायफ्रैक्ट करता है लाइट को, ठीक है, किस तरह से, कलर ऑफ रिफ्रैक्टिव लाइन चेंज हो जाता है जब डिस्टेंस चेंज होता है। टेम्परेचर सेंसर के तौर पर एक्ट करता है ये। उसके अलावा पोटेंशियल ऑफ एरिया जब होती है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर, उसके अंदर भी लिक्विड क्रिस्टल यूज़ होता है। रूम थर्मोमीटर्स के अंदर यूज़ होता है। अगर कहीं पे ट्यूमर है, जिस तरह ब्रेस्ट वगैरह के ऊपर या कोई वेन्स के अंदर इस तरह से कोई ट्यूमर्स आ जाता है, तो उसके अगर ऊपर हम लिक्विड क्रिस्टल रखें तो उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ट्यूमर है। स्किन थर्मोग्राफी के अंदर हम लिक्विड क्रिस्टल को यूज़ करते हैं। डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर हम लिक्विड क्रिस्टल को यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। ओसिलोग्राफिक और टीवी डिस्प्लेस के अंदर जो है वो लिक्विड क्रिस्टल को एज अ स्क्रीन के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो लास्ट थिंग मैंने यहाँ पे लिखी है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। दो अपोजिट रेट जो है वो चीज़ें एक ही रेट पे चल रही हों तो उसे हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर कौन सी हीट एक्ट हो, यहाँ पर हीट एक्ट होगी हीट ऑफ जो है वो फ्यूजन, और नीचे में हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि ये एक्ट कर रहा है अपनी मेल्टिंग के ऊपर और ये जो है वो यहाँ पर एक्ट कर रहा है अपने बॉयलिंग के ऊपर। तो ये एक स्टेट है जहाँ पर आइस और वाटर एक साथ एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और अब वाटर और वेपर जो है वो एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हों तो यहाँ पर वेपर प्रेशर की बिल्ड हो जाता है। तो आज हमने पढ़ा ये लिक्विड के बारे में, जितनी चीज़ें वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट, ठीक है, वो सारी बातें तो साथ साथ चलती रहेंगी। आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।